मेरी कहानी की शुरुआत एक खुशहाल मैरिड लाइफ के 7 साल बाद से होती है। लेकिन आज मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। पर इस वक्त मुझे मौत के दर्द से ज्यादा किसी और बात की तकलीफ थी कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी लाइफ के 7 साल एक हंसते खेलते परिवार की तरह गुजारे थे, मुझे इस हालत पर पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वही बंदा था। और ये बात मुझे खुद मेरे आखिरी वक्त पर पता चलती है, जब डॉक्टर केबिन के अंदर आते हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे स्टेप मदर को एक बहुत ही बुरी खबर सुनाते हैं। आई एम रियली सॉरी, ट्रैफिक एक्सीडेंट की चोटें बहुत ज्यादा सीवियर है, हम चाहकर भी इन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही मेरी स्टेप मदर और मेरे हस्बैंड इतने जोर से चीखे कि वो पूरा कमरा ही गूंज उठा। पर मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तभी मेरे हस्बैंड रोते हुए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा, क्या आप लोग हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? एज अ फैमिली हम नीसू के आखिरी वक्त पर उसे अच्छे से गुड बाय कहना चाहते हैं। डॉक्टर यस ऑफ कोर्स बोलकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। रूम पूरी तरह से खाली हो जाता है और उसके बाद जो मैंने देखा, काश उससे पहले मैं सच में मर चुकी होती तो अच्छा होता। डॉक्टर के जाते ही मेरे हस्बैंड के रोने का नाटक तुरंत खत्म हो जाता है। वो झटके से मेरी माँ को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और एक गंदी मुस्कान के साथ बोलता है, मेरा कब से तुम्हें बाहों में लेने का मन कर रहा था। और वो मेरे सामने ही मेरी माँ को किस करने लगता है। मैं ये देखकर बिल्कुल दंग थी कि मेरी स्टेप मदर मेरे हस्बैंड पर चिल्लाई नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे हल्का सा दूर धकेलती है और बड़े प्यार से कहती है, छोड़ो भी, क्या कर रहे हो, भूलो मत हम अभी हॉस्पिटल में हैं, क्या होगा अगर कोई अंदर आ गया तो। पर मेरे हस्बैंड माँ को करीब करते हुए बोले, किसकी हिम्मत की कोई इस रूम में बिना परमिशन के आ जाए। मैंने सीसीटीवी कैमरा भी बंद करवा दिया है, तो डोंट वरी। और प्लीज मुझे थोड़ी खुशियां तो मनाने दो। अब हालिसू की कंपनी हनी ड्रीम ट्री और चेयरमैन हाँ की एमएचएस कंस्ट्रक्शन भी हमारी होने वाली है। और तुमने उस बुढ़े चेयरमैन हाँ की सेवा करते हुए इतने टाइम से बहुत मेहनत की है, और साथ ही इस नखरेबाज बेटी के लिए एक माँ का रोल प्ले करते हुए भी। पर अब हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं है। अब हम दोनों अपनी लाइफ मस्ती में जिएंगे, बिल्कुल बिंदास। मेरी स्वीट नूना। अपने पति के मुंह से अपनी माँ के लिए नूना सुनकर मैं और भी ज्यादा शॉक हो गई। यानी ये इंसान इतने समय से मुझे धोखा दे रहा था, पर इसकी हरकतें यहीं बंद नहीं हुई। वो बेड के सामने ही मेरी माँ के साथ गंदी हरकतें करता रहा और मेरी माँ भी उसे एंजॉय कर रही थी। माँ फिर नखरे करते हुए बोली, तैगांग अब छोड़ो भी, लिसु सामने लेटी हुई है। इस पर मेरे हस्बैंड बोले, नूना तुम्हें ये अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि लिसु सामने लेटी है, वरना हम तो एक साथ पूरी नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मार दो। इसी घबराहट और गुस्से में अचानक मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई। मुझे होश में देखकर मेरी माँ को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने मेरे हस्बैंड को जोर का धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, लीसू। दोनों बेहद हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे, पर तभी मेरे हस्बैंड मेरे पास आकर बैठ गए और दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए बोले, तुम कैसे उड़ सकती हो हाँ लीसू? तुम्हारे इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी तुम्हारी जान इतनी जिद्दी तरीके से अटकी हुई है, क्यों? क्या यूं ही मर जाना बहुत ही ज्यादा अनफेयर लग रहा है? क्या इसलिए तुमने अपनी आंखें खोली है? तुम यहाँ 1 महीने से लेटी हो, और अगर अब तुम होश में आ भी गई तो तुम्हें अपनी बाकी पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह जीनी पड़ेगी। और वो ट्रैफिक एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। मैं वैसे भी तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग कर ही रहा था, लेकिन तुम्हें पहले डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकता हूँ जब तक तुम्हारी कंपनी हनी ड्रीम ट्री और तुम्हारे पापा की कंपनी एमएचएस कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ मेरे हाथों में नहीं आ जाता। खैर, और तुम्हारी इस हालत में पहुंचने की वजह से चेयरमैन हाँ भी बेहोश हो गए और वो अब अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए डेथ बेड पर है। बस अब सिर्फ तुम मर जाओ तो बाकी सारी चीजें प्लान के मुताबिक होगी। तुम्हारे लिए अच्छा होता अगर तुम एक्सीडेंट के वक्त ही मर जाती, पर कोई नहीं, मैं खुद तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर एक कपड़ा रख दिया और उसे दबाने लगा, जिससे कि मेरी बची कुची सांसें भी वहीं रुकने लगी। पर उस दरिंदे के हाथ कांपने की बजाय उसने एक गंदी सी स्माइल के साथ अपने हाथों से मेरे मुंह को और जोर से दबाकर कहा, तो अब अलविदा मेरी प्यारी हालिसू। तभी मेरी आंखों के सामने
धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। लेकिन अपनी आखिरी सांस टूटने से ठीक पहले मैंने दिल में ही ये कसम खा ली थी, अगर मैं मर भी गई तब भी मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी, मरने के बाद भी नहीं। और इसी के साथ मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। कोई मुझसे जोर जोर से कह रहा था, ब्राइड अपनी आंखें खोलिए, आपका मेकअप पूरा हो चुका है, देखिए आपको पसंद आया। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और मानो एक पल के लिए मैं पूरी तरह से जम सी गई। लेकिन अगले ही पल मैं हड़बड़ा कर उठी और मिरर के सामने जाकर खुद को देखने लगी। मेरे मन में काफी सारे सवाल चलने लगे। क्या ये सच में हो रहा है? अचानक सब कुछ बदल कैसे गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर मरी हुई पड़ी थी। नहीं, ये जरूर एक सपना है। हाँ, ये एक सपना ही है। फिर मैंने अपने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। सब कुछ एकदम असली था। मैं सच में जिंदा थी। ये कोई सपना नहीं था, ये मेरी दूसरी जिंदगी की एक हकीकत थी। मैं अभी इसी उलझन में उलझी थी कि तभी मेरा वही दरिंदा पति मेरे सामने मुस्कुराते हुए आया और मेरी तारीफ करने लगा। ओह वाह, तुम तो कमाल लग रही हो, देख लेना, हर कोई बिल्कुल हैरान रह जाएगा तुम्हें देखकर। मुझसे तो वेट ही नहीं होता तुम्हें सबसे मिलवाने के लिए। मैं चौंकते हुए एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोली, तय तय कांक। फिर मैं मन में ही सोचने लगी, नहीं, ये सपना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। मैं शादी की तैयारियों की वजह से पूरी तरह थक चुकी हूँ, शायद इसलिए मुझे वो अजीब सा सपना आया। लेकिन तभी तैगांग ने कुछ ऐसा किया जिससे कि मुझे कुछ और ही एहसास हुआ। वो घुटनों के बल बैठा और मेरी तरफ एक बुके बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा बुके देना चाहता था जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा लीसु, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। इस वक्त उसका वो बुके देना, वो सारी बातें बोलना, घुटनों पर बैठकर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाना, ये पहली बार नहीं था। हाँ, मेरे साथ ये सब कुछ ठीक 7 साल पहले भी हो चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने मन में ही कहा, इसका मतलब मैं 7 साल पीछे आ गई हूँ। मैं इसी डर और शॉक के बीच में खोई हुई थी कि तभी बाहर से किसी स्टाफ ने दरवाजे पर आकर आवाज दी, लीसु, दुल्हे राजा, हम अब गेस्ट को अंदर लेकर आ रहे हैं। तभी तैगांग वहां से जाते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, बस थोड़ी देर बाद में मिलते हैं लीसु। मैं इस वक्त चुपचाप सर झुकाए सबकी बातों को सुन रही थी। तभी मेकअप वाली लेडी मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, तो चलिए आपको ब्राइडल वेटिंग रूम में शिफ्ट करते हैं। यह सुनकर तो मानो मेरा खून खोलने लगा। क्या मुझे ये शादी फिर से करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। फिर मैंने वहां से निकलने का एक बहाना बनाया और कहा, मुझे बस थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए, मैं अभी वापस आई। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से भागने लगी। मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। मैं उस वेडिंग हॉल में ऐसे वॉक करते नहीं जा सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। इस वक्त ना मुझे लोगों की भीड़ की परवाह थी और ना ही किसी और चीज का ध्यान। मैं वेडिंग गाउन पहने बस भागती ही जा रही थी और भागते हुए एक एग्जिट के पास पहुंच गई। लेकिन मैं वहां भी नहीं रुकी। मैं मुड़ी और फिर से भागने लगी। तभी मैं एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंची जहां पर एक स्ट्रेंजर पीठ घुमाकर खड़ा फोन पर बातें कर रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे ये भी ध्यान नहीं था और मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि रुकने के चक्कर में मेरा वेडिंग गाउन मेरे ही पैरों में फंस गया। मुझे लगा कि अब तो मैं पक्का फर्श पर गिरी। लेकिन ठीक उसी वक्त उस स्ट्रेंजर ने मुझे गिरने से संभाल लिया और उसी पल हमारी पहली नजरें मिली। हम थोड़ी देर तक हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। मैं कुछ पलों के लिए ये भी भूल गई कि मैं तो यहाँ से भाग रही थी। उतने में ही कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए वहीं पर आ पहुंचे। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे चुपचाप उनके साथ वापस जाना पड़ा। लेकिन चलते चलते भी मेरे दिमाग में उसी अजनबी का चेहरा घूम रहा था। मुझे उस बंदे में कुछ अलग सी बात लगी। मैं उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर में मुझे वेडिंग हॉल में लाकर बैठा दिया गया, पर अभी मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। तभी मेरे डैड बड़े खुशी खुशी मेरा नाम लेते हुए मेरे पास आए और मुस्कुराकर कहा, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी प्यारी बेटी। पता है, मैं तो तुम्हें इस ड्रेस में पहचान ही नहीं पाया।
अपने डैड को देखकर किसी तरह मैंने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा आया, वो झूठी मुस्कान भी पल भर में डर और खौफनाक गुस्से में बदल गई। मेरी स्टेप मदर, वो मुस्कुराते हुए दूर से ही बोली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो मेरे पास आई और मुझे जोर से गले लगाकर ढेरों दुआएं देने लगी, जैसे वो सच में अपनी बेटी से बेहद प्यार करती हो। उनकी वो झूठी मुस्कान और वो जहरीली बातें जैसे ही मेरी कानों में पड़ी, मुझे हॉस्पिटल का वो दर्दनाक मंजर याद आ गया। मेरा जी तो चाह रहा था मैं जोर से चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता दूं कि ये औरत जो खुद को मेरी माँ कहती है, अपनी ही बेटी के पति के साथ रातें गुजारती है। पर अगर मैं अभी चिल्लाई तो लोग उल्टा मुझे ही पागल कहेंगे। फिर मैंने खुद को शांत किया और जोर से हंसते हुए बोली, थैंक यू मेरी प्यारी स्टेप मॉम। मेरा मुंह भले ही शांत था, पर मेरे दिमाग में प्लानिंग जारी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लाइफ में मैं इन दोनों से बदला लेकर रहूंगी, और इस बदले की शुरुआत मुझे आज और इसी वक्त से करनी होगी। मेरे इसी सोच के बीच अब वेडिंग हॉल में डेसान इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन यानी मेरे ग्रैंडपा आते हैं। वो भी बड़ी खुशी से मेरी तारीफ करने लगते हैं, पर ग्रैंडपा को अपने सामने बिल्कुल ठीक ठाक देखकर मेरी आंखें भर आई और दिल भारी हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं दौड़कर उनके पास गई और जोर से उनके बाहों में सिमट गई। मेरे मुंह से बस यही निकला, आई एम सॉरी ग्रैंडपा। इस पर वो मुझे प्यार से कहने लगे, अरे मेरी बच्ची क्या हुआ, आज तो तुम्हारी शादी का दिन है, रो क्यों रही हो। लेकिन मैं उनसे कुछ इस तरह सिमट गई थी कि दूर ही नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे अपने पास खड़े आदमी से मिलवाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें हमारी डेसान इन्वेस्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खास मेहमान से मिलवाता हूँ। ये यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये खुद आपको शादी की मुबारकबाद देना चाहते थे। जब मैंने उसकी तरफ देखा, वो आदमी कोई और नहीं, वही स्ट्रेंजर था। वो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाकर बोला, हेलो, मेरा नाम मून जंग होक है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। आपसे पहली बार मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं उसके बिहेवियर को देखकर मन में ही सोचने लगी, ये जो शरीफ और तमीजदार होने का नाटक कर रहा है, लेकिन इसकी आंखों और जेस्टर से जो घमंड और खतरनाक प्रेशर दिख रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अपने पिछले जन्म में ठीक आज के दिन उसे देखने के बाद मैं मून जंग होक से फिर कभी नहीं मिली थी। वो मेरे दादाजी का आदमी है तो कम से कम उसके तैगांग या मेरी स्टेप मदर से जुड़े होने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो इतनी कम उम्र में मेरे दादाजी की कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनने के काबिल है तो वो वाकई कोई आम आदमी नहीं है। और उसके बारे में सोचते हुए मुझे बदला लेने का रास्ता मिल गया। जब वो वहां से जाने लगा तभी मैंने उसे पीछे से आवाज दी, मिस्टर मून जंग होक। वो मेरी तरफ मुड़कर स्माइल करते हुए बोला, यस मिस हालिसू। मैं एक बार मर चुकी थी, अब मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, तो मैं बिना हिचकिचाए उसके करीब गई और बोली, मिस्टर मून जंग, अगर आप अभी इस वेडिंग हॉल से मुझे भागने में मदद करोगे तो बदले में मैं आपकी कोई भी रिक्वेस्ट पूरा करने का वादा करती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो स्ट्रेंजर थोड़ा हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसने भीड़ के बीच से मेरा हाथ पकड़ा और हम भागने लगे। सारे लोगों की नजर हम पर ही थी। उसी भीड़ में मेरा होने वाला पति मुझे देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। हाँ लीसू, और वो हमारे पीछे दौड़ा, पर मैं बिना पीछे मुड़े उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़े आगे भागती रही। हम लिफ्ट से होते हुए सीधे गाड़ी में पहुंचे। गाड़ी में आते ही फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए उसने किसी को कॉल किया और वेडिंग हॉल का मामला संभालने को कहा। पहले होटल लॉबी की सीसीटीवी फुटेज हासिल करो और उसे डिलीट कर दो। मैं लगभग 30 मिनट पहले होटल पहुंचा था, तो बस उस वक्त से आगे का सब कुछ कलेक्ट कर लो। और ध्यान रखना, जो भी स्टाफ इसमें शामिल है वो अपना मुंह बंद रखे। और प्लीज पुलिस से पहले ही बात करके मामला संभाल लेना, अभी के अभी। ये एक इमरजेंसी है। इसका ये एटीट्यूड देखकर मैं सोचने लगी, इसका जजमेंट फास्ट और एक्यूरेट है। जैसे ही मैंने कहा कि हमारी पहचान सामने ना आए, इसने तुरंत ही मामले को संभाल लिया। फिर मैंने अपने कांपते हाथों को देखा और सोचने लगी, अब मुझे तैगांग से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी को चुनने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। तभी उसने कहा, हम मेरे घर जा रहे हैं। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। फिर वो आगे बोला, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर तो नहीं घूम सकती। उसके घर पहुंचते ही उसने दूसरी तरफ इशारा किया, ड्रेसिंग रूम वहां पर है, बस कुछ भी उठाओ और पहन लो। मैं उसके ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर
क्लोजेट से कपड़े निकालने लगी। वहाँ एक सेक्शन को देखकर मैं सोच में पड़ गई। एक तरफ पूरे लड़कियों के कपड़े हैं, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? लेकिन स्टाइल्स और साइजेस सब अलग अलग है, इसका मतलब इन कपड़ों का मालिक कोई एक इंसान नहीं है। फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये सोचना गलत होगा। अगर ये किसी के साथ रिलेशन में होता तो ये मुझे अंदर नहीं आने देता। मैं कपड़े चेंज करके बाहर आई। मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा था। उसने इशारा किया, यहाँ पर बैठ जाइए। मैं चुपचाप सामने बैठ गई। वो हंसते हुए बोला, तो मिस हालिसू, अब बताइए, आपने कहा था कि भागने के बदले आप मेरी कोई भी रिक्वेस्ट पूरा करेंगी। क्या आप तैयार हो? मैं जो भी मांगू आप अपनी बात पर कायम तो रहोगी ना? मैंने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जुबान दे चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और फेवर चाहती हूँ। अगले 6 महीने तक आपको मेरा एक्स बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। तो मंजूर है आपको? मेरी इस शर्त को सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया और अगले कुछ पलों के लिए तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वो बस बिना पलके झपकाए मेरी तरफ देखता रहा और मैं भी सांसें रोके उसके जवाब का इंतजार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी और थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोला, ओह, तो आप चाहती है कि मैं आपके एक्स बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूं? ओके, मुझे आपकी ये भी शर्त मंजूर है। मैं तो सुनते ही सुन रह गई। क्या इसने सच में हाँ कर दी, और वो भी इतनी जल्दी? पर तभी उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और एक किल्लर से स्माइल के साथ कहा, तो चलिए देखते हैं मिस हालिसू, आपके इस फैसले में आखिर कितना दम है। जैसे कि आपने कहा था, बदले में मैं जो भी मांगूंगा आप पूरा करेंगी। तो अभी इसी वक्त मेरे सामने अपने कपड़े उतारिए। ये सुनते ही मैं जोर से चिल्ला पड़ी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन वो एकदम रिलैक्स था। वो आगे बोलने लगा, क्या हुआ, आप बुरा क्यों मान गई? क्योंकि मैं चेयरमैन यूं का खास बंदा हूँ, तो क्या आपको सच में लगा था कि मैं किसी लिमिट्स में रहूंगा? आपने मेरे एहसान को पैसों से चुकाने का सोच लिया। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हो। माना कि मैं एक टेम्पररी एम्प्लॉय हूँ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता है, लेकिन मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं किसी मजबूरी में नहीं हूँ कि चेयरमैन यूं के आगे पीछे डर डर कर चलूं। सीधे सीधे बोलूं तो अगर मेरा मन आपके साथ सारी बाउंड्रीज क्रॉस करने का हो ना मिस हालिसू, तो मैं वो करने पर पूरी तरह काबिल हूँ। उसकी ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। शायद मैंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ये प्लान बना लिया था। सच तो ये था कि उसके सामने भी शर्त रखते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे दादाजी ही मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। बस इसी वजह से मेरे दिल में एक सुकून था कि ये चाहकर भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर पाएगा। पर मेरा प्लान ही मुझ पर उल्टा पड़ गया। अब मैंने उसे साफ मना किया और वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी वो फिर से हंसते हुए बोला, मिस हालिसू, अब जब आपका होने वाला पति मेरा चेहरा देख चुका है, तो क्या आपके पास मेरे सिवा कोई और ऑप्शन बचा है? उसकी ये बात सीधे मेरे दिल पर लगी और मेरे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि मेरे इस रिवेंज के प्लान के लिए एक एक्स बॉयफ्रेंड का होना सबसे ज्यादा जरूरी था। उसने दोबारा कहा, बैठिए, और मैं चुपचाप सर झुकाए बैठ गई। लेकिन वो मुझे आगे और सुनाने लगा, तो मिस हालिसू, आगे से नतीजा जाने बिना कभी किसी से ये मत कहिएगा कि वो जो भी मांगेंगे आप उन्हें दे दोगी। मुझे इतना जोर का गुस्सा आया कि मैंने पूरे गुस्से में पूछा, क्या तुम मुझे डराने और मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? वो हंसते हुए बोला, क्या तुम शुरुआत में इसी डर से पूरे कपड़ों में लपेट कर बाहर नहीं आई थी? मैं तो बस आपका साथ दे रहा था, पर लगता है आपको ये मजाक पसंद नहीं आया। उसी वक्त मैंने कहा, अब ये जोक्स बंद करो और डायरेक्ट बताओ कि तुम चाहते क्या हो। उसने जवाब दिया, एक इंसान जो मदद मांग रहा है वो कभी ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि वो दूसरे को जल्दी मचाने को कहे, तो आप मुझे जल्दी करने को नहीं कह सकती। चलो ठीक है, मैं अपनी शर्त बताता हूँ। एक बार जब आपके एक्स के रूप में मेरा रोल खत्म हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। ये सुनते ही मानो मुझे एक झटका सा लगा। मैं अजीब तरह से बोल पड़ी, क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा ना मजाक करना बंद करो। मेरे इस रिएक्शन को देखकर वो जोर से हंसते हुए बोला, हमारे इस मैरिड के प्लान का ड्यूरेशन भी 6 महीने का ही होगा। आप मेरे घर में शिफ्ट हो जाओगी और मेरी फेक ब्राइड होने का रोल प्ले करोगी। वेडिंग सेरेमनी में एक छोटा और सिंपल सा फंक्शन होगा जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही इनवाइटेड होंगे, और मेरा शादी को रजिस्टर करवाने का कोई इरादा नहीं है, तो इससे आपके फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं होगी। उसके इस प्लान को सुनकर मैं शांत हुई और खड़े होकर उसकी तरफ देखकर बोली, क्या तुम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सुझाव दे रहे हो? और क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम ये फेक शादी क्यों करना चाहते हो? इस पर उसने कहा, पहले आप बताओ, आपको एक्सपीएफ की जरूरत क्यों है? मैंने आगे बिना कुछ जवाब दिए उसे हाँ कह दिया
और इस डील के लिए उसकी तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उस बंदे ने मेरे हाथ के जरिए से मुझे झट से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो अब से मैं आपका बीएफ हूँ, क्यों है ना मिस हालिसू? एक ऐसा इंसान जो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो आपको भूल ही नहीं पाया और उसने आपको आपकी शादी से ही किडनैप कर लिया। इस पर मैंने कहा, आपके पास तो बिना पल के झपकाए ऐसे शर्मनाक बातें कहने की सच में एक अनोखा हुनर है। ऐसा लगता है आप इन चीजों में माहिर हो। फिर वो बोला, अगर मैं एक ऐसा एक्सपीएफ का रोल प्ले कर रहा हूँ जिसने आपकी शादी खराब की और तमाशा खड़ा कर दिया, तो क्या मुझे आपके प्यार में इतना पागल नहीं होना चाहिए? मैंने मन में बस इतना कहा, कमाल का बंदा है, ऐसी बातों में एक मौका तक हाथ से जाने नहीं देता। फिर हमने मिलकर पूरे प्लान को डिस्कस किया और इतने में रात हो गई। रात के वक्त वो मुझे घर ड्रॉप करने आया। मैंने इसके बदले उसे थैंक्स कहा, पर उस बंदे ने तो ये भी मौका जाने नहीं दिया। उसने बदले में कहा, एक दीवाना मेरी तरह पागल अपनी जीएफ अकेले घर कैसे आने दे सकता था? उसके जाते ही अब मैं घर की तरफ आने लगी कि ठीक उसी वक्त पीछे से डैड बड़ी जोर से चिल्लाए, लीसू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहाँ चली गई थी तुम? और वो आदमी कौन था, वो बास्टर्ड? और तुम उसके साथ क्यों भाग गई थी? जल्दी जवाब दो। इतने में ही मेरी सो कॉल्ड एक्टर स्टेप मदर उदास चेहरा लिए वहां आ दमकी और डैड को संभालते हुए बोली, सच्ची में लीसू, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, चलो डैड से माफी मांगो। उसका वो ड्रामा देखकर मुझे सच में लगने लगा, इसे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। देखो तो सही, डैड के सामने मेरे लिए सच में कैसे परेशान होने का नाटक कर रही है। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये औरत। उसी वक्त वहां पर मेरे एक्टर पति भी आ पहुंचे। दोनों को एक साथ देखकर मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अभी भी ये लोग किस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने पहले इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं वहां से अंदर जाते हुए बोली, मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगी, फिलहाल मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं भी ऊपर जा रही हूँ। डैड फिर झट से चिल्लाए, लीसू कहाँ जा रही हो बिना जवाब दिए? यहाँ वापस आओ। पर मैं बिना कुछ कहे अंदर चली गई। तभी तैगांग डैड को संभालते हुए बोला, रुकिए डैड, आप परेशान मत होइए, मैं जाकर लीसू से बात करता हूँ, आप जाकर रेस्ट कीजिए। डैड को मुझ पर ही शर्म आने लगी। वो तैगांग से मुंह छुपाते हुए बोले, मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं जब मेरी बेटी ने ये हरकत किया है? इस पर तैगांग ने बड़े अच्छे बनते हुए कहा, डैड आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही फैमिली के तो हैं। इसके बाद तैगांग दौड़ते हुए मेरे रूम में आया और दरवाजे के पास यानी ठीक मेरे पीठ पीछे खड़े होकर सारे गुस्से को मन में ही निकाला। फिर एक अच्छे हस्बैंड की तरह मेरे पैर के पास आकर बैठ गया और बड़े प्यार से पूछने लगा, लीसू आखिर हुआ क्या था? और वो आदमी कौन था? क्या उस कमीने ने तुम्हें धमकाया था? क्या वो तुम्हारी कंपनी से कोई जुड़ा हुआ है? उसकी इन बातों को सुनकर मैं मन में ही सोचने लगी, क्या ये सच में इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं अपनी मर्जी से भाग सकती हूँ? फिर उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ, जो कुछ भी है मैं उसे संभाल लूंगा। उसकी इस हमदर्दी भरी बात सुनकर मुझे वो पास्ट के दिन याद आने लगे और मैंने मन में ही कहा, तुम्हारी इस बात पर यकीन करने से मुझे पूरी तरह से घिन आती है, लेकिन शायद ये तो होना ही था। फिर मैंने अपनी इस चुप्पी को तोड़ा और उससे बोली, तैगांग मुझे माफ कर दो, जैसे जैसे शादी पास आ रही थी मैं डर गई थी और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता मैंने उसका हाथ पकड़ा और चली गई। और वो आदमी कोई ऐसा है जिसे मैंने पास्ट में थोड़े टाइम के लिए डेट किया था, तुमसे मिलने से पहले। मेरी डेट की बात सुनते ही इसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। वो अजीब से स्माइल के साथ बोला, क्या तुम किसी को डेट कर चुकी हो? उस वक्त मुझे एक अलग सी खुशी हुई और मैंने अपने पहले वर्जन पर अफसोस करते हुए कहा, इसे समझना तो कितना आसान है, मुझे उस वक्त ये इतना मुश्किल क्यों लगता था? मैंने कितनी रातें बिना सोए इसी दुख में काट दिया क्योंकि मैं इसकी फीलिंग समझ ही नहीं पा रही थी। इसके बोले हर एक शब्द के साथ मेरे इमोशंस बेइंतहा दर्द के बीच झूल रहे थे। पर अब बदला लेने की मेरी बारी है। फिर मैंने छोटे आंसू बहाए और झट से उसके करीब जाकर कहने लगी, पर तैगांग तुम परेशान मत हो, मैं अभी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, ओके? इस पर उसने कहा, मैं समझता हूँ लीसू, तुम्हें शादी से पहले होने वाली घबराहट हुई थी। लोगों को लगता है तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से शादी कैंसिल हुई थी, इसलिए हम वेडिंग सेरेमनी फिर दोबारा कभी भी रख सकते हैं। इस वक्त उसके मुंह से तो बड़े प्यारे प्यारे बोल निकल रहे थे, लेकिन उसके मन में अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी। वो सोचने में लगा था, मुझे बस मैरिज रजिस्ट्रेशन से मतलब है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी असली वेडिंग सेरेमनी होती है या नहीं। पर मैंने उसके इस अंदर की खुशी को भी खत्म करते हुए कहा, पर मेरा इरादा उससे मिलते रहने का है,
ये सुनते ही वो चिल्ला उठा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जवाब में बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस शादी को लेकर अंदर से हिल गई थी, मुझे इसकी वजह पता करनी होगी। सच में इस वक्त इस बंदे का चेहरा देखने वाला था। वो बौखलाते हुए बोला, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम एक ही वक्त पर हम दोनों के साथ रिलेशन में रहना चाहती हो? मैंने बिंदास कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा इरादा तो यही है। मेरे इस जवाब ने उसे और बेचैन कर दिया। वो अब गुस्से में चिल्लाया, वो जर्क और मैं, तुम एक ही वक्त पर हम दोनों के साथ रहना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस पर मैंने कहा, पर उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वो पूरी तरह खामोश हो गया, पर बेचारा कर भी क्या सकता था। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, तैगांग, अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम थोड़े टाइम के लिए अलग हो सकते हैं। और थैंक्स तैगांग मुझे समझने के लिए। तुम आराम से अपना टाइम लो, फिर बाहर आ जाना, ओके? तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।